Good evening everyone. In today's lecture, we will discuss about our previous year questions of HP TGT exam. Let's proceed to our first question. What is the moment of inertia? हमें क्या find करना है? Moment of inertia of a 25 kilogram solid sphere. Solid sphere given है हमें. इसका mass given है हमें 25 kilogram. And 0.4 meter in radius. Radius given है इसका 0.4 meter. It is rotating about one of its diameter. Diameter हम ये ले लेते हैं, या वर्टिकल डायरेक्शन में भी ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल में भी ले सकते हो, हम ये ले रहे हैं. तो इस डायमीटर के अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है. अब हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो सॉलिड स्फीयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपने याद रखना है, 2/5 mr². अब हम इसमें वैल्यूज अपनी फिल कर देंगे. 2/5, मास कितना है 25 किलोग्राम, रेडियस इज 0.4. अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. दैट इज ए ऑप्शन. दिस इज अवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड्स ऑन. फर्स्ट ऑप्शन है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स, थिकनेस ऑफ मेटल प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट, नन ऑफ अबव. तो एक बात याद रखनी है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, किसी भी सब्सटेंस की आप बात कर रहे हो, तो ये थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है. इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की. दैट मीन्स ये किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है. तो अब हम बात कर रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा जो हम मटेरियल ले रहे हैं. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा नन ऑफ अबव, क्योंकि ना तो ये टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करती है, ना थिकनेस पे, ना एरिया पे. ये किस पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड करती है कि हमारा जो सब्सटेंस है वो उसका नेचर कैसा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पीस ऑफ ग्लास इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर एंड देन अलाउड टू कूल. हमने क्या किया, एक ग्लास पीस है आपका, जैसे मान लो ये है, इसको आपने हीट कर दिया. हीट करने का मतलब क्या है, आप इसका टेम्परेचर क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो. देन अलाउड टू कूल, फिर इसको क्या कर दिया, कूल कर दिया, मतलब टेम्परेचर इसका डिक्रीज कर दिया. फिर क्या हुआ, इसमें एक क्रैक आया. अगर ये क्रैक आता है तो इसका रीजन बताना है. प्रोबेबल रीजन फॉर दिस इज फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द ग्लास. कौन सी प्रॉपर्टी है इनमें से जिनकी वजह से ये जो क्रैक है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है. तो ये किसकी वजह से होता है, लो थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से. ऐसा क्यों होता है, अगर तो लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है किसी भी सब्सटेंस की, यहाँ पे हमें ग्लास दिया गया है, इसकी लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है. जब आप हीट करते हो, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो जो हीट होती है वो प्रॉपर क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग होती है. इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली. कैसे, अब जैसे आप हीट कर रहे हो तो इसका जो आउटर पोर्शन होगा, आउटर पार्ट होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, मोर. जो इनर पार्ट होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा. अब ये जो टेम्परेचर डिफरेंस आया है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है. तो जब आप इसको फिर कूल कर रहे हो, जब कूल कर दिया, तो ये जो स्ट्रेस पहले प्रोड्यूस हुआ था, इस स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, क्रैक प्रोड्यूस होता है. तो ये किस प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है, लो थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से हो रहा है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. In the Salus method for finding the conductivity of metal, the temperature gradient along the bar, A option है आपका, is greater near the hot end, is greater near the cold end, is same at all points along the bar, and last option है आपका, increases as we go from hot end to cold end. अब सबसे पहले इस मेथड में हम करते क्या है, एक जो सब्सटेंस लेते हैं हम, वो बार की फॉर्म में लेते हैं. एक एंड को हम हीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टीम. इसका टेम्परेचर जो है हम इंक्रीज करेंगे एक एंड का, और जो दूसरा एंड होगा उसको हम क्या करते हैं, कूल करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर. तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, अब यहाँ इस एंड पे आप हीट
कर रहे हो, यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, इस पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट टेम्परेचर आ रहा है। इसी को बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब ही यही है कि डिफरेंट पॉइंट पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर की डिफरेंट वैल्यू मिल रही है हमें। ठीक है, तो ये हम कब तक करते हैं, जब तक कि जो हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो सेम ना हो जाए अलोंग द बार। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ये मेथड यूज करना है टू फाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। तो ये तब तक किया जाता है जब तक जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो सेम ना हो जाए। सेम होने का मतलब क्या है, यहाँ पे भी टेम्परेचर सेम, यहाँ पे भी सेम, सभी पॉइंट्स पे जो टेम्परेचर होगा वो सेम होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट। राइट, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल टू। ये जो लॉ है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ए ऑप्शन इज कन्वेक्शन लॉसेस, बी ऑप्शन इज नेचुरल कन्वेक्शन लॉसेस, सी ऑप्शन इज फोर्स्ड कन्वेक्शन लॉसेस एंड लास्ट इज नन ऑफ दीज। अब सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है उसकी स्टेटमेंट क्या होती है कि जो रेट ऑफ कूलिंग है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर डिफरेंस पे। किसका टेम्परेचर डिफरेंस लेना आपने, कि जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर, उनके टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में जो भी टेम्परेचर डिफरेंस आएगा उस पे जो रेट ऑफ कूलिंग है वो डिपेंड करती है। अब ये लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, फोर्स्ड कन्वेक्शन लॉसेस। ये जो फोर्स्ड कन्वेक्शन लॉसेस का मतलब क्या है, कि इसमें क्या कर रहे हैं हम, जो मॉलिक्यूल्स हैं, बेसिकली कन्वेक्शन जो प्रोसेस होता है वो फ्लूइड्स में होता है, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं कि वो मूव करें, तो उसकी वजह से क्या होती है, हमारी टेम्परेचर हीट ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, करेक्ट ऑप्शन इज सी, फोर्स्ड कन्वेक्शन लॉसेस। नेक्स्ट देखिए, हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम हायर टू lower temperature through the actual mass motion of the molecules is, कंडक्शन में होता है ये, सेकेंड ऑप्शन कन्वेक्शन, रेडिएशन या फिर ऑल ऑफ अबव। तो बेसिकली ये इसका करेक्ट आंसर है कन्वेक्शन, क्योंकि जो कन्वेक्शन प्रोसेस होता है हीट, इसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफर जो हो रही है वो होती है फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर थ्रू द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होने की वजह से क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर होती है इसमें। सो यहाँ पे एक वर्ड मेंशन है, एक्चुअल मास मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब क्या है कि मोशन किसका हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का हो रहा है। सो दिस इज द प्रोसेस कन्वेक्शन, ये कन्वेक्शन में होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ। हम ये जो प्रोसेस, जो ये लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये लैब में हम परफॉर्म अप्लाई कर रहे हैं कि इसको फाइंड करने के लिए स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, लेटेंट हीट ऑफ गैसेस, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड्स, लेटेंट हीट ऑफ लिक्विड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। ये जो लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है कि हमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ती है, तो वो जो स्पेसिफिक हीट होती है लिक्विड्स की वो हम इस लॉ की हेल्प से लैब में फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड ऑब्जर्वर्स ऑफ हीट आर पुअर एमिटर्स, नॉन एमिटर, गुड एमिटर्स और हाईली पॉलिश्ड। देखो जो गुड ऑब्जर्वर्स होते हैं ऑफ हीट वो क्या होते हैं, गुड एमिटर भी होते हैं। इसकी आपको एग्जांपल से समझा सकती हूँ, जैसे ब्लैक बॉडी होती है हमारी, अगर इसमें कोई भी रेडिएशन एंटर कर जाए तो ये क्या करता है, हर तरह की वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर सकती है। ठीक है, इसी तरह से ये एमिट भी करती है रेडिएशंस, तो ये हर टाइप की वेवलेंथ को क्या करती है, एमिट करती है। सो गुड ऑब्जर्वर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड एमिटर्स होते हैं।
Next question is, which of the following will radiate heat to large extent? Black rough surface, black polished surface, white polished surface, white rough surface. तो सबसे पहले हमें ये तो पता है कि जो ब्लैक कलर है वो गुड ऑब्जर्वर होता है, हीट को ऑब्जर्व करता है ये, ठीक है। गुड ऑब्जर्वर होने के साथ साथ ये गुड एमिटर भी होता है। तो बी और सी ऑप्शन तो सीधा ही निग्लेक्ट हो गए। अब ए और बी में देखो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, सरफेस का नेचर है। देखो एक में रफ है, एक में पॉलिश्ड है। अब अगर पॉलिश्ड सरफेस होगा तो क्या होगा, पॉलिश्ड सरफेस से हमेशा क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है, लाइट की रिफ्लेक्शन हो सकती है इससे। तो रिफ्लेक्शन होने की वजह से पूरी हीट जो है रेडिएट नहीं होगी। हमें यहाँ पे देखना है कि लार्ज एक्सटेंट तक, ज्यादा अमाउंट में कब हीट एक्सचेंज हो सकती है। लार्ज एक्सटेंट का मतलब ही यही है यहाँ पे। तो पॉलिश्ड सरफेस से तो होगी नहीं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होती है। रिफ्लेक्शन होने की वजह से लार्ज अमाउंट में हम हीट जो है रेडिएट नहीं कर सकते। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, ब्लैक रफ सर्फेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एसेंस ऑफ किर्चॉफ्स लॉ इज, ए ऑप्शन है आपका, अ गुड ऑब्जर्वर मस्ट बी अ बैड रेडिएटर, गुड ऑब्जर्वर मस्ट बी अ गुड रेडिएटर, अ गुड ऑब्जर्वर मस्ट बी अ गुड कंडक्टर, या फिर बोथ ए एंड बी आर ट्रू। सबसे पहले तो किर्चॉफ्स लॉ पता होना चाहिए। उसकी स्टेटमेंट क्या होती है कि जो रेशो लेते हैं हम, एमिसिव पावर, किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी पावर है एमिट करने की, टू द ऑब्जर्विव पावर, ये क्या होती है, रेशो कांस्टेंट होती है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये कांस्टेंट होती है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जिसकी एमिसिव पावर अच्छी है उसकी गुड ऑब्जर्व करने की पावर भी क्या होगी, अच्छी होगी, क्योंकि ये रेशो क्या है, कांस्टेंट है हमारी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, जो गुड ऑब्जर्वर होगा वो, सॉरी, जो गुड ऑब्जर्वर होगा वो गुड रेडिएटर भी होगा, द बी ऑप्शन। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो क्वेश्चन की, the state when there is no more absorption of heat by the bar, raise the temperature of any part of it is called variable state, steady state, both the above, both of above, none of above। अब ये जो डेफिनेशन है, एग्जैक्ट डेफिनेशन ये स्टेडी स्टेट की है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कि स्टेडी स्टेट में क्या होता है, कोई भी हीट ऑब्जर्व नहीं होती। जो मटेरियल हमने लिया है बार की फॉर्म में वो हीट को ऑब्जर्व नहीं कर रहा, बट रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी पार्ट ऑफ इट, किसी पॉइंट पे क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये जो है स्टेडी स्टेट की डेफिनेशन होती है। सो दिस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड बाय सरफेस डिपेंड्स अपॉन area of the surface, difference of temperature between the surface and its surrounding, nature of surface and all of above। अब जो कोई भी सरफेस है वो कितनी हीट एनर्जी रेडिएट कर रही है पर सेकेंड, वो किस पे डिपेंड करती है, इसका रिलेशन देखो क्या है। ये होता है हमारा रिलेशन, क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे क्या, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, यानी कि ये टेम्परेचर डिफरेंस पे भी डिपेंड कर रही है। ए एरिया पे डिपेंड कर रही है, दिस इज द कंडक्टिविटी। और ये क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, मटेरियल्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो दैट मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा डी, क्योंकि ये नेचर पे भी डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर डिफरेंस पे भी डिपेंड कर रही है और एरिया पे भी डिपेंड कर रही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a monochromatic beam of light passes from denser medium to rarer medium, as a result its velocity increases, its velocity decreases, its frequency decreases, या फिर its wavelength decreases। अब हो क्या रहा है कि बीम ऑफ लाइट कहाँ से जा रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, डेंसर टू रेयरर। जो डेंसर मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा होता है। रेयरर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कम होता है।
अब हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेलोसिटी के साथ कैसे वेरी करता है, C/V होता है इसका फॉर्मूला रिलेशन, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इनवर्सली वेरी कर रहा है वेलोसिटी के साथ। अब डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहे हैं तो दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि इन दोनों का क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, इंक्रीज होगी। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स a glass slab from air, its wavelength decreases, its wavelength increases, its frequency increases, neither wavelength nor frequency changes। अब यहाँ पे लाइट जो है वो एंटर कर रही है ग्लास स्लैब में। मान लो ये आपकी ग्लास स्लैब है, दिस इज द ग्लास स्लैब, और ये क्या है, एयर। यहाँ से लाइट रे गई, एयर क्या होती है, रेयरर मीडियम है, ग्लास स्लैब क्या है, डेंसर मीडियम है। रेयरर टू डेंसर जो है वो लाइट रे एंटर कर रही है, ये ऐसे एंटर हो जाएगी, राइट। अब इसमें क्या होगा, रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू डेंसर। डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो इसमें जब लाइट रे एंटर करेगी तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, C/V, यानी कि इनवर्स रिलेशन आ रहा है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। वेलोसिटी कम होगी, अब हमें वेलोसिटी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन तो पता ही है, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। सो यहाँ से क्या आ रहा है कि जो वेलोसिटी है डायरेक्टली वेवलेंथ के साथ वेरी कर रही है, राइट, डायरेक्ट रिलेशन है इन दोनों का। अगर वेवलेंथ का अगर वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है तो वेवलेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो ये आपने रिलेशंस याद रखने हैं, किसकी वेरिएशन किसके साथ है, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन होता है। Next question is, a monochromatic light wave train passes from air to glass across a plane surface of separation of two media। हो क्या रहा है, यहाँ पे एक सेपरेशन है दो मीडियम्स के बीच में। जो लाइट है वो कहाँ से पास कर रही है, एयर से ग्लास में, यानी कि इस तरफ एयर है, इस तरफ ग्लास है। अब बताना क्या है, इट्स डायरेक्शन मस्ट चेंज, इट्स फ्रीक्वेंसी मस्ट चेंज, इट्स वेवलेंथ इंक्रीजेस, इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेस। सबसे पहले एयर से ग्लास में जा रहे हो, ये क्या है, रेयरर मीडियम, दिस वन इज अ डेंसर मीडियम, राइट। रेयरर से डेंसर जाते हैं तो लाइट रे क्या होती है, उसकी डायरेक्शन तो ऑब्वियस है, चेंज होगी, बिकॉज जब भी कोई रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर जाती है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अब देखो डायरेक्शन तो चेंज हो गई, ये होना जरूरी है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो गई, इस पे डेंसर मीडियम में गई है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द रेयरर मीडियम, राइट। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। और वेवलेंथ भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि जो वेवलेंथ और वेलोसिटी है उनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो अब जब एयर से ग्लास में जाएंगे तो क्या होगा, वेवलेंथ कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ विजुअल इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मिरर। एक कोई मिरर है आपका, यहाँ पे आपने मिरर पे लाइट इंसिडेंट करवाई तो यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, वर्चुअल इमेज मिल रही है। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर जो रिफ्लेक्टेड रे हैं दे अपी, वो हमें ऐसे लगता है कि वो मीट कर रही है, रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू मीट, बट एक्चुअल में वो मीट नहीं कर रही होती। तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या आती है, वर्चुअल इमेज आती है। तो ये जो वर्चुअल इमेज है ये कब बनेगी, जब हमारा मिरर कैसा होगा, डाइवर्जिंग, पैरेलल, कन्वर्जिंग, ऑल ऑफ अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है डाइवर्जिंग।
कैसे? जैसे ये हमारा कनकेव मिरर है, क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रही है ना। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है? ये कैसा होगा? डाइवर्जिंग नेचर का होगा। यहां से देखो रेज आई ऑब्जेक्ट से, तो ये क्या करता है? डाइवर्ज करता है रेज को। तो हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके, और एक यहाँ से हमने क्या किया, इसका मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं पे है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी लाइट पास की, तो वो वैसे ही रिट्रेस हो जाती है। तो ये दोनों रेज इस पॉइंट पे मीट करिए। तो मतलब हमने क्या किया, इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके यहाँ पे इमेज बनाई है। ऐसी जो इमेज बन रही है इसको वर्चुअल इमेज बोला जाता है। तो क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन है कि जो वर्चुअल इमेज है वो बन रही है, तो मिरर का नेचर कैसा होगा? डाइवर्जिंग नेचर होगा इसका, क्योंकि जो कन्वर्जिंग मिरर होगा ना वो हमेशा रियल इमेज बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the light passes from one medium to another which physical quantity remains unchanged? कौन सी क्वांटिटी है जो वो चेंज नहीं होती? अब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। वेलोसिटी डिक्रीज होगी, दैट मीन्स वेवलेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, वेवलेंथ भी चेंज हो रही है। अगर इसके ऑपोजिट सिचुएशन ले ले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज। वेवलेंथ भी क्या होगी? इंक्रीज। यानी कि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, वेवलेंथ भी चेंज हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो चेंज हो रहा है। तो कौन चेंज नहीं हो रहा? फ्रीक्वेंसी। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन। When the light travels from one medium to other which are separated by sharp boundary characteristics which does not changes। अब देखो ये भी वैसा ही है, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर दिया। यहाँ पे शार्प बाउंड्री है हमारी, यहाँ पे हमारा फर्स्ट मीडियम है, यहाँ पे सेकंड मीडियम है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाओगे तो ऑब्वियस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो चेंज होगा ही। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से वेवलेंथ भी चेंज होगी। बस एक फ्रिक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती, ये आपने याद भी रखना है। क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी होती है वो सोर्स पे डिपेंड करती है कि जिससे हमारी लाइट रे प्रोड्यूस हो रही है, सोर्स ऑफ लाइट उसकी वहां से जनरेट हो रही है ना, वो फ्रिक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है। मीडियम के चेंज होने से फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती। Next question is, the refractive index of a given piece of transparent quartz is greatest for। अब हमने बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किसके लिए ज्यादा होगा? रेड लाइट, वायलेट लाइट, ग्रीन लाइट या येलो लाइट। ओके, हमें ये स्पेक्ट्रम तो पता ही है, राइट? तो ये हम किस ऑर्डर में लिखते हैं? इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में। अब हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली वेलोसिटी के साथ वेरी करता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सी अपॉन बी होता है, तो इनवर्स रिलेशन है। और v जो है वो क्या होता है? न्यू लैम्डा, डायरेक्ट रिलेशन है। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेवलेंथ के साथ क्या आएगा? इनवर्स रिलेशन। अगर इस तरफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ है तो अगर ऐसे जाओगे वॉयलेट से रेड लाइट तक, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? हमें बताना है कि किसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? वॉयलेट के लिए। ठीक है, क्योंकि जैसे हम इस ऑर्डर में जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि वेवलेंथ जो है वो बढ़ रही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा वॉयलेट लाइट, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट टू ब्लू इन द एयर इज। अब हमें ये पहले तो रेशियो पता होनी चाहिए वेवलेंथ की। ठीक है, ऐसे ऑर्डर में जब हम जाते हैं तो वेवलेंथ क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर की होती है। अब किसकी रेशियो पूछी है? रेड लाइट और ब्लू लाइट की पूछी है। अब हमें पता है कि ब्लू लाइट की वेवलेंथ क्या ज्यादा है एज कंपेयर टू द रेड लाइट। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसे वेरी करती है वेवलेंथ के साथ? इनवर्स रिलेशन।
अब इसका वेवलेंथ ज्यादा है ब्लू का, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू रेड लाइट। अब हमें रेशो निकालनी है, तो यहां से हमारी रेशो क्या आ जाएगी, इट इज लेस देन यूनिटी। क्योंकि देखो हमें रेशो निकालनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, रेड लाइट टू ब्लू लाइट। यहाँ पे रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है, सॉरी रेड यहाँ पे है ना एंड पे, तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, ब्लू की कम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा रेड का कम होगा, ब्लू का ज्यादा होगा, तो यहां से हमारी जो रेशो है लेस देन 1 आ जाएगी। तो इन क्वेश्चंस को ऐसे करना है, लेस देन यूनिटी। Next question. A well-cut diamond appears bright because it emits light. It is radioactive of total internal reflection आएगा यहाँ पे। It has high density. अब जो डायमंड है, वेल कटेड डायमंड, ये ब्राइट क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा सी। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमें जो डायमंड्स है वो क्या दिखाई देते हैं, ब्राइट दिखाई देते हैं, क्योंकि एक बार अगर लाइट एंटर करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ये हमें क्या दिखते हैं, ब्राइट दिखते हैं, क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, तब ये फिनोमिना जो है वो विजिबल होती है हमें, और इसी की वजह से क्या होते हैं, ये हमें ब्राइट दिखते हैं डायमंड्स। Next, the critical angle of light passing from glass to air is minimum for red, green, yellow और violet. अब सबसे पहले तो हमें क्रिटिकल एंगल की वेरिएशन बतानी चाहिए। जो क्रिटिकल एंगल होता है वो क्या होता है, 1/μ। बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है इसका, साइन आई सी। आई सी क्या है, क्रिटिकल एंगल, दैट इज μ1/μ2। μ1 क्या है, रेयरर मीडियम का होता है, और μ2 डेंसर मीडियम का होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम एयर की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, μ1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, डेंसर मीडियम के लिए हमने कुछ μ वैल्यू ले ली, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, इस रिलेशन में, यानी कि इनवर्स रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। अब हम इनकी ऑर्डर देख लेते हैं कि इनके लिए हमारा कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। अब जब हम वॉयलेट से रेड लाइट की तरफ जाते हैं, वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ क्या इनवर्स रिलेशन है, तो जब आप वॉयलेट से रेड की तरफ जाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। हमें पूछा क्या है, किसके लिए मिनिमम होगा, मिनिमम किसके लिए होगा, क्रिटिकल एंगल मिनिमम पूछा है। क्रिटिकल एंगल जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। अब हमें ये मिनिमम चाहिए, दैट मीन्स हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो हमें अब देखना है कि इनमें से किसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होती है। तो ऑब्वियस है जो वॉयलेट है, इनमें से वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, क्योंकि जैसे ही हम वॉयलेट से रेड कलर की तरफ जाते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो क्रिटिकल एंगल जो होगा इसके लिए मिनिमम होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो आएगा दैट इज अवर डी ऑप्शन। सो जो भी हमने आज कंसेप्ट्स पढ़े, क्वेश्चंस में जो कंसेप्ट्स लगाए हैं, वो कंसेप्ट्स हम कहाँ से फॉलो कर सकते हैं, जो ये जो टॉपिक्स हैं वो आप रीड कर सकते हो। ये जो राइटर है हैलिडे वॉकर, इनकी फंडामेंटल फिजिक्स, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स एक बुक है, अच्छी बुक है, इसमें करेक्ट कंसेप्ट्स बहुत अच्छे दिए गए हैं। तो हम इसको फॉलो करके क्या है, ये जो कंसेप्ट्स आज हमने लगाए हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ये यहीं से लगाए हैं, और इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अच्छे हैं, इसी लेवल के हैं। सो दिस इज रिकमेंडेशन दैट आप इस बुक को भी फॉलो करो।
थैंक यू।